मशीन, चोरी करने वाली मशीन चुनाव आयोग ने लाई है। ईवीएम से संबंधित दो नेशनल पार्टियां, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। जो दिल्ली में चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा जाएगा उसमें 77 पार्टी के लोगों के समर्थन से वो निकलेगा। वो ये मानने के लिए बाध्य हो गए हैं कि हाँ कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अकेले नरेंद्र मोदी ने 303 और 283 सीटें जितवाई। ये सारा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो गुप्त समझौता हुआ था उसी के नतीजे के तौर पर ये हुआ। चुनाव आयोग का ये बयान ये चोरों का दिया हुआ बयान है। जेल से सरकार चलाऊंगा बयान किसका है? मेरा है कि केजरीवाल का है। ईवीएम को एक समय हम लोग हटाकर रहेंगे। ईवीएम पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, ना ही कांग्रेस पार्टी इस पर बोल रही है। लेकिन वहीं जो बहुजन समाज की तमाम पार्टियां हैं वे लोग लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही हैं। और साफ तौर पर सवाल यही है कि क्या ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है? मेरे साथ वामन राम जी हैं। सर, क्या कहेंगे? 5 राज्यों में कहीं चुनाव हो गए, कहीं चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन ईवीएम पर कोई नहीं बोल रहा है। आपने शुरुआत की, आप ईवीएम पर बोलते थे और अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन समाज में कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईवीएम से संबंधित दो नेशनल पार्टियां, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। तो जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि जो छोटी छोटी और रीजनल पार्टियां हैं वो या तो बीजेपी गठबंधन में शामिल है या तो कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। इसलिए जब कांग्रेस नहीं बोलती है तो वो रीजनल पार्टी के लोग भी नहीं बोलते हैं। जब बीजेपी नहीं बोलती है तो उसके साथ रहे हुए जो रीजनल पार्टी के लोग हैं वो भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे लोकसभा के चुनाव में गठबंधन पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो भी नहीं बोलते हैं। इस वजह से ये समस्याएं आ रही है। जो आपके मन में सवाल है कि दूसरी पार्टियां इस पर बात नहीं कर रही है, मगर पिछले बार हमने जो मीटिंग ली उसमें 77 पार्टी के जो लोग थे इस बात के लिए समर्थन थे और तीसरा मोर्चा बनाया गया। तो वो रेजोल्यूशन हमने पास किया है कि 77 पार्टी के लोग 31 जनवरी को जो दिल्ली में चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा जाएगा उसमें 77 पार्टी के लोगों के समर्थन से वो निकलेगा, वो पार्टियां बोलेगी। लेकिन जिस तरीके से सब लोग खामोश हैं, क्या भविष्य देखते हैं ईवीएम का? ईवीएम हमारे देश में रहेगा या ईवीएम का खात्मा हो जाएगा आने वाले वक्त में? देखो, ये जैसे जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैंने जब शुरू में इस बात को ईवीएम का मुद्दा उठाया लोग मुझे पागल बोलते थे। ऐसे कैसे हो सकता है? अब वो सारे लोग पागल हो गए हैं जो मुझे पागल कहते थे। वो ये मानने के लिए बाध्य हो गए हैं कि हाँ कि ईवीएम में गड़बड़ी है। मेरा ऐसा मानना है कि 2004 के बाद से चुनाव में गड़बड़ियाँ होना शुरू हो गई है और इसी गड़बड़ी की वजह से अगर कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला नहीं किया होता 2004-2009 में तो बीजेपी की 283 सीटों वाली जो पहला बहुमत मिला उनको और दूसरा 303 सीटों वाला, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें कि अटल बिहारी आडवाणी इतने बड़े बड़े लीडर थे मगर वो 186 से ज़्यादा सीटें कभी जितवा नहीं पाए। अकेले नरेंद्र मोदी ने 303 और 283 सीटें जितवाई। ये सारा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो गुप्त समझौता हुआ था उसी के नतीजे के तौर पर ये हुआ। ये बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये बात समझ में आ रही है और इस पर बातें हो रही है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ईवीएम में निश्चित रूप से कोई गड़बड़ी है। तो क्या ये मान लिया जाए अगर ईवीएम पर रोक नहीं लगाई जाती, ईवीएम को बैन नहीं किया जाता, तो अगले कई दशकों तक बीजेपी और कांग्रेस का ही राज पूरे देश में होगा? ये इसी रणनीति के तहत लाया गया है।
ये इसी रणनीति के तहत लाया गया है कि अगर कांग्रेस का राज रहता है तो कांग्रेस मूलतः ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टी है, बीजेपी मूलतः ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी है, तो ब्राह्मणों का राज बना रहना चाहिए। ये ईवीएम लाने के पीछे का मकसद है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव हो रहे वैसे वैसे जो लोअर स्टाटा है उसमें जागृति बढ़ रही है, और ये जागृति चुनाव के अंदर आ रही है। और ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि वो जो तमाम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने तो रीजनल पार्टियां बनाई हैं। वो रीजनल पार्टियों का असर रीजनल लेवल पर तो दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर वो असर दिखाई नहीं देना चाहिए। इस रणनीति पर ये लोग काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार कहता है कि ईवीएम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार मशीन है, आपको भी लगता है? और इसीलिए जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी ठोस कदम ईवीएम के खिलाफ नहीं ले पाती या नहीं ले पा रही है। 2004 में 2009 में जब ईवीएम मशीन में घोटाला हुआ तब भी चुनाव आयोग यही कहता था, ईवीएम मशीन ईमानदार है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने ही मशीन ईमानदारी है कहा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव आयोग का ये कहना कि ईवीएम मशीन ईमानदार है, ये बात तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं माना, इसलिए चुनाव आयोग का ये बयान ये चोरों का दिया हुआ बयान है। ये चुनाव आयोग चोरी करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये मशीन चोरी करने वाली मशीन चुनाव आयोग ने लाई है। लेकिन उन्हें क्या फ़ायदा होता होगा? जो इलेक्शन कमीशन बैठे हुए लोग हैं, वे लोग तो कहते हैं कि हम निष्पक्ष राज बनाए रखना छोटा मोटा फायदा है। ब्राह्मण का राज बनाए रखना छोटा मोटा फायदा है, आप समझ नहीं रहे। अरे ब्राह्मण का राज एस्टैब्लिश बने रहना, इससे बड़ा और कौन सा फायदा चाहिए? इससे बड़ा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो 24 में क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि ब्राह्मण राज, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मेरा राज है पूरे देश पर, मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का। नरेंद्र मोदी कहते हैं उनका राज है, 52% लोग ये कह रहे हैं कि हमारी गिनती आप नहीं कर रहे हो तो आपका राज है, कैसा माने? आप पिछड़े वर्ग के हैं, इस देश में कुत्तों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, और ओबीसी का ये आदमी प्रधानमंत्री है, और वही उसी के पास पावर है, ऐसा वो खुद ही कह रहे हैं। मगर जिसके पास पावर है उसको आरएसएस ने रोक लगाई हुई है, खबरदार जो ओबीसी की गिनती किया तो प्रधानमंत्री आरएसएस की मान रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ब्राह्मणों का राज बनाए रखना है पूरे देश में, तो सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार में सरकार नीतीश की है, लालू यादव की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार, लेकिन उसके पहले सपा और बसपा की सरकार बनी थी, और चुनाव ईवीएम से ही होते थे। तो सरकारें बदलती हैं। दिल्ली की बात कर लें, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, 70 में से 62 विधायक उनके पास हैं, ईवीएम चुनाव हुआ था। कर्नाटक देख लीजिए किस तरीके से तख्ता पलट हो गया सत्ता का, हिमाचल देख लीजिए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ईवीएम बहुत ईमानदार है। केजरीवाल जेल से सरकार चलाऊंगा बयान किसका है? मेरा है कि केजरीवाल का है कि मुझे जेल में डाल देने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, तो मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। ये किस बात का सबूत है? कि उनके पास पावर है, उनके पास पावर है, सबसे ज़्यादा योग्य है। ये है कि सेंटर में चुनाव होता है तो 7 सीटें बीजेपी, विधानसभा में चुनाव होता है तो 90% सीटें केजरीवाल की। साला ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या खेल है? ये क्या खेल है? और दोनों लोग चुप हो जाते हैं ईवीएम पर, ये क्या खेल है? लेकिन अगर यूपी देख लें, यूपी में अखिलेश यादव के पास सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, और जब यूपी में ही लोकसभा का चुनाव होता है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो नतीजा कुछ और आता है।
देखो, विधानसभा की सीटों में तो सबसे ज़्यादा सीटें होती तो अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं होता क्या? उनके पास सीट नहीं है, लोकसभा की सीट में भी नहीं है। मायावती और ये दोनों मिलके भी बहुसंख्यक सीटें उनके पास नहीं है। मेरे ख्याल से 63 सीटें जो है लोकसभा की वो उनके पास ही है। तमाम लोग सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि वावन मेश्राम साहब कभी कभी ईवीएम पर बोलते हैं, पहले उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, आजकल बड़े शांत हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा लगता है कि ईवीएम बैन नहीं हो पाएगी। नहीं, हम लोग ये लड़ाई जारी रखे हुए हैं। सारे देश भर में लोग इसकी तो तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन की तो तैयारी हो रही है भाई। तैयारी करके करते हम लोग, बगैर तैयारी के नहीं करते। कोई अल्टीमेटम कब तक ईवीएम को बैन कर दिया जाएगा पूरे देश में? देखो, मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूँ, इसलिए हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि भाई चुनाव आयोग को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं इस तरह का काम करने का आदी नहीं हूँ। फिर भी कब तक 10 साल, 20 साल, 25 साल में आपकी कोशिश होगी, आप टारगेट लेकर चलेंगे? हमारी लड़ाई जारी है। ईवीएम को एक समय हम लोग हटाकर रहेंगे। चलिए, वावन मेश्राम साहब हैं और कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब ईवीएम पूरे देश से खत्म हो जाएगा और ईवीएम को हटा करके ही ये लोग शांत बैठने वाले हैं। क्योंकि अगर ईवीएम जब तक रहेगी और ईवीएम से मतदान होता रहेगा, तब तक कभी कांग्रेस सरकार बनाएगी, कभी बीजेपी सरकार बनाएगी और बहुजन समाज का सरकार में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।